फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें तो देखे थे। एक दो पॉइंट्स बचे थे, वो देख लेते हैं। अपने जो पेपर है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ तो बता दिया था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें हैं। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, तो हमने देखा था कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ पे समझना है। दो हिस्से हैं, ये बताया था मैंने। इसमें भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल है। पार्ट ए में 40 मार्क्स, पार्ट बी में 40 मार्क्स। ये कम पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें कोर्स कम है, 4 ही चैप्टर है और वो भी छोटे ही हैं। एंड यहाँ पे 6 चैप्टर्स पढ़ के आपको 40 मार्क्स है। एंड 20 मार्क्स जो है ये आपके प्रोजेक्ट वर्क पे रहेगा, जो कि आपको स्कूल वाले बताएंगे कि क्या प्रोजेक्ट आपको बनाना है। ये हमने समझा था। और आज से हम पढ़ाई चालू करेंगे, जिसमें आज बेसिक जो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको हम समझेंगे आज, कि क्या चला आता था पहले, कैसे होते थे ट्रेड्स, ये सब हमको डिस्कस करना है। इसके पहले एक बेसिक पॉइंट बता दूं कि हमारा जो पेपर है वो किस बेसिस पे आता है, तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके। लगभग क्या 20 मार्क्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव 100%। एंड बाकी जो रहेंगे उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसमें अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लगभग 40% आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको रिमेंबरिंग वाला पार्ट थोड़ा कम ही रहेगा। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट रहेगा, बेसिक जो समझने की चीज़ें हैं, और रटने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम ही रहेगी। तो ऑफ कोर्स थोड़ी तो रहती है, अपना कोर्स जो सिलेबस बने हैं स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा बहुत रटने का होता है। बट यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो रहेगी वो समझने की रहेगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट टू बी मक्ड अप, आपको एकदम रटना नहीं है उसको। आपको रिविजन ज़रूर करना रहेगा। और ये साल तो बेसिक रहेगा आपका एकदम, शुरुआत की कुछ चीज़ें आपको देखने मिलेगी, और अगले साल इसी का एडवांस चीज़ें, जैसे मैंने बताया इस बार कंपनी वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें हम समझेंगे, और अगले साल उसको चलाने के लिए मैनेजमेंट वाली जो स्किल्स हैं वो समझने वाले हैं। हाँ, एफएम का जो टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल कॉमन चलता रहेगा। यहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगले साल भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखेगा, शेयर ट्रेडिंग वगैरह कैसे होती है, ये सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत आपको बताई जाएगी। सो यहाँ पे हम जो 40% मार्क्स देख रहे हैं, इसमें आपको मेमोरी यूज़ करना है। दैट मीन्स याद रखी हुई चीज़ें थोड़ी आपको पूछी जाएगी। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह, आइडियाज़, ये सब को यूज़ करना है। इवन डिफरेंस बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरे इसमें अप्लाइंग, अप्लाइंग यानी जो फैक्ट्स दिए रहेंगे आपको, उसमें सीधा सीधा आपको केस के हिसाब से आंसर देना है। इनफैक्ट ये दोनों ही केसेस के हिसाब से ही रहेंगे, जिसमें आपको कुछ केसेस दिए रहेंगे। अपन देखेंगे बुक में दिए हुए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो केस स्टडी के रूप के हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उसमें दिया रहेगा ए और बी के बीच में ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा ऐसा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सब आपको केस के रूप से पूरा एक बना के दिया जाएगा, और वो सिनेरियो के ऊपर से आपको फिर आंसर लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली दोनों ही उसी के बेसिस पे, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको टू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग अक्वायर्ड नॉलेज। यहाँ पे भी एक्चुअली आपको वही करना है, बट यहाँ पे थोड़ा जजमेंट वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे, आपको जजमेंट करना पड़ेगा। इफ्स एंड बट, दो तीन अगर उसके ऑप्शंस हैं तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। कंपेरेटिवली काफ़ी आसान रहेगा, बाकी सब्जेक्ट से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है 11th पे, बट 12th में काफ़ी बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 भी ला लेते हैं 12th के कोर्स में। एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। आप इजीली, क्योंकि 20 मार्क्स जो प्रोजेक्ट के हैं ये तो हमको पूरे मिलते ही हैं, लगभग पूरे दिए ही जाते हैं। कभी एक आध मार्क किसी का काटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो स्कूल को भी अपना रिजल्ट अच्छा करना होता है, तो इसीलिए वो कभी ऐसे मार्क्स नहीं काटते ज़बरदस्ती के, क्योंकि उनका रिजल्ट भी तो एक एक मार्क से फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए पूरे मार्क्स जनरली दिए ही जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क पे। एंड इसके अलावा प्रोजेक्ट आपको क्या बनाना, कैसे बनाना, ये स्कूल से पता लगेगा ही, और उसके बाद फिर मैं भी आपको बताऊंगा जब गाइडेंस लगेगा, कुछ हेल्प लगेगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, इसके बारे में भी दिया है इसमें। लगे तो मैं ये पूरा शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या आएगा ये दिया है। कैसे क्या प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो ये सब दिए हुए हैं। इनमें से ही प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं बताऊंगा आपको। वैसे आपके स्कूल वाले इस पे ज़्यादा डिटेल में बताते हैं कि क्या बनाना है, क्योंकि वो स्कूल के हाथ में होता है ये प्रोजेक्ट। सो हाँ, टाइप्स वाले हैं तो उनका भी प्रोजेक्ट का आपको पता लगेगा धीरे धीरे, स्कूल से पता लग जाएगा तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट का। इसमें
हमको अभी पढ़ाई शुरू करना है और फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे। अभी एकदम बेसिक चैप्टर है पहला, उसमें भी देर आर टू पार्ट्स इन दिस चैप्टर। बेसिक पहला जो पार्ट रहेगा दैट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। सो भारत में कैसे के ट्रेड कॉमर्स ये सब चलते थे। इसके पहले बुक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको जो बुक मिली है इसमें पहले इंडेक्स में आपको दिया होगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तो आपने पढ़ लिया तो आप इसको टिक करते जाते हैं। सो इजीली आप कवर कर सकेंगे। रिवाइज हो गया और एग्जाम रेडी, दैट मीन्स 3 रिविजन्स आर एक्सपेक्टेड। ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा आप और ज़्यादा करना चाहें तो और अच्छी बात है, बट 3 मिनिमम रिविजन्स लगते ही हैं आपको। साथ ही साथ इस बुक में आपको हर चैप्टर में आप देखोगे पहले तो चैप्टर है, उसके बाद माइंड मैप है। अब माइंड मैप का क्या मतलब है, दैट मीन्स उसमें एक पेज में आपको पूरी समरी बना के दी गई है, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू पूरा समराइज करके बताया गया है। सो वो माइंड मैप कहलाएगा। फिर एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस है और सेल्फ असेसमेंट है। इसमें एमसीक्यू वगैरह जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सब भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना है। बट मैं बोलूँगा कि इसमें टिक मत करो तो अच्छा है, क्योंकि आप एक बार टिक कर लोगे फिर सेकेंड टाइम फिर पढ़ोगे तो ऑलरेडी मार्क्ड रहेगा तो तकलीफ होती है। उससे अच्छा है कि आप एक कॉपी में लिखते जाएं कि 1 का ए है, बी है, इस प्रकार से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होता है। नहीं तो फिर रिवीजन में आपके पास ऑलरेडी मार्क्ड रहेगा तो फिर पढ़ने के टाइम, रिवाइज करने के टाइम फिर से प्रॉब्लम जाएगी। सो इट इज़ बेटर कि आप अलग से एक कॉपी लेके उसमें आप मार्क करें। सो पहले तो चैप्टर्स के एकदम पूरे कंटेंट बताए गए हैं बेसिक, जो पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। उसके बाद फ्लो चार्ट्स वगैरह कहीं कहीं यूज़ किए गए जहाँ पे ज़रूरी है, अपन देखेंगे ये आगे चल के। एंड साथ ही साथ इसमें माइंड मैप है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पूरा एक पेज पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पूरा कवर कर दिया जाएगा। सो उसमें माइंड मैप के हिसाब से आप पूरी चीज़ें एक बार में ही रिवाइज कर सकते हैं। एंड देन देर विल बी क्वेश्चंस, जैसे मैं बताया कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें केस बताया रहेगा, ऐसा ऐसा हो रहा है, सो आपको वो अप्लाई करना होगा। एंड बाकी भी एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और बाकी भी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। सो कैसे क्या प्रोसीड करना है ये एक एक करके अपन आगे अभी देखेंगे। सो आपको फिलहाल मैं फर्स्ट चैप्टर, ये कल ही बता दिया था मैंने कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं अपन। सो कल के क्लास में बता दिया था मैंने, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, ग्लोबल एंटरप्राइज, ये सब देखेंगे, बिजनेस सर्विसेज देखेंगे। सो अब हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट से ही चालू करेंगे, बाद में फाइनेंस एंड ट्रेड के ऊपर चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, ये फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। इसमें हम बेसिक पहले तो हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी पढ़ी हुई है आपकी स्कूल लेवल पे, तो वो हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। और उसके बाद फिर हम एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है अपने जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं वो देखेंगे। सो आज जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री वाला है, हिस्ट्री जैसा उसको कहानी जैसे अपने को पढ़ना है। बाकी उस पर मेजर क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, जो ऑफकोर्स स्कूल पे डिपेंड करता है, बट फिर भी मेजर ऐसे क्वेश्चंस उस पर नहीं पूछे जाते। कभी 1 आध 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, बाकी नहीं तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जैसा आपको उसको पढ़ना है। वो भी नई नहीं है हिस्ट्री, ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अपने यहाँ पे स्पाइस रूट हुआ करता था, सिल्क रूट हुआ करता था। सो वो सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत डीप में नहीं बट बताया गया है। सो शुरुआत कैसे हुई होगी ट्रेड वगैरह की, तो पहले बार्टर होता था। सो बार्टर पढ़े थे अपन ने, हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना आपने। बार्टर होता था कि एक आदिवासी जा रहा है, उसके पास नमक है, दूसरा आदिवासी जा रहा है, उसके पास में गेहूं है, तो दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते थे। सो उस प्रकार से ट्रेड चालू हुआ होगा। फिर धीरे धीरे कॉइन्स वगैरह चालू हुए, मेटल्स आने लगे, मेटल्स के थ्रू ट्रेडिंग हुई। तो वो सब बेसिक जो पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे, वो हमको फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो शुरू करते हैं। इसमें हम पहले हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। फिर राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, और यहाँ से जो आ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज, इसके बाद से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इसके ऊपर के जो 2 पॉइंट्स हैं, इस पे मेजर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं दिखेंगे, ये कहानी जैसे आपको बताया गया है। फिर क्वेश्चन आंसर्स जो आगे दिए हैं वो बाद में देखते हैं अपन, पहले हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सो बेसिक, सबसे पहली चीज, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। आपको पता ही है वैसे, भारत में पहले के ज़माने में जो ट्रेड होते थे वो कैसे होते होंगे, तो ज़मीन से और समुंदर से, पानी से। ऐसा एयरवेज तो था ही नहीं,
ऐसा एयरवेज वगैरह फ्लाइट से भेज रहे गुड्स, ऐसा होता ही नहीं था पहले। इनफैक्ट आज भी ज़्यादातर जो ट्रेड्स होते हैं ये पूरे वाटरवेज से ही होते हैं। सो 90% ऑफ द ट्रेड वाटरवेज से होता है। बहुत ही अर्जेंट अगर कोई गुड्स भेजना है तो फिर वहाँ पे हम लोग एयरवेज यूज़ करते हैं, क्योंकि एयरवेज बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। जितने आज भी ट्रेड होते हैं पूरे वाटरवेज से होते हैं। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स आप देखोगे सब शिप के थ्रू होते हैं, थ्रू द मेरी टाइम रूट्स। मेरी टाइम रूट्स बोलते हैं उसको, जो समुंदर से जाते हैं। पहले भी उसी से होते थे। दो मेजर रूट्स हुआ करते थे। एक सिल्क रूट होता था। सिल्क रूट उसका नाम ही इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो सिल्क की ट्रेडिंग के लिए जाना जाता था। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता था वो सिल्क होता था। चाइना से होके वो यूरोप तक के जाता था रूट। चाइना टू यूरोप। उस टाइम अमेरिका वगैरह की डिस्कवरी भी होने की थी, उस टाइम की बात हो रही है। अमेरिका तो बाद में गलती से मिल गया था अपने को। पढ़े होंगे आपने, कोलंबस वो गलती से डिस्कवर कर लिया। ऑल्टरनेट रूट टू इंडिया ढूंढ रहा था वो, भारत के लिए दूसरा रास्ता ढूंढते हुए वो अमेरिका पहुंच गया था। सो ये उसके भी पहले की बात हो रही। तो दो रूट हुआ करते थे, स्पाइस रूट और सिल्क रूट। सिल्क रूट ये जाता था भारत में ऊपर नॉर्दर्न साइड से। एंड भारत जब मैं बोल रहा हूँ तो अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है, तो अभी का भारत नहीं, उस टाइम के भारत की बात हो रही है, जिसमें इवन नेपाल इंक्लूडेड था, इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, यानी बर्मा, ये सब भी उसी में इंक्लूडेड था। इंक्लूडिंग इवन अफगानिस्तान, वो भी इसी में इंक्लूडेड था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो बोलते हैं अपन। ये पूरा मिला के जो बात हो रही है उसकी बात हो रही है, उस टाइम की बात कर रहे हैं अपन। उस टाइम पे जो ट्रेड होते थे, पूरे ट्रेड जो होते थे वो थ्रू या तो लैंड रूट से होते थे, जो कि ऊपर से नॉर्दर्न साइड से जाता था भारत में। और वो जो ट्रेड होते थे वो सिल्क रूट से होते थे। और दूसरे जो होते थे वो दो कोस्ट है अपने यहाँ पे, तो पढ़ा होगा आपने, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। वो दो कोस्ट से होते थे। दोनों कोस्ट से जो स्पाइस है उसकी ट्रेडिंग ज़्यादा होती थी, इसीलिए उनको स्पाइस रूट भी बोलते थे। स्पाइस में भी उस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुआ करती थी जो स्पाइसेस में, वो पेपर होती थी, काली मिर्च। तो काली मिर्च को उस टाइम पे ब्लैक गोल्ड माना जाता था। आज के टाइम पे क्रूड को बोलते हैं, क्रूड को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, बट उस टाइम पे स्पाइस में जो काली मिर्च होती थी, पेपर, उसको बोलते थे अपन। इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन देखते हैं। अब इसमें ज़्यादा बताने का है नहीं, मैं आपको एक अब गूगल पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे इस पे डिटेल्स, सिल्क रूट क्या होता था। तो थोड़ा देख लेते हैं अपन गूगल के थ्रू। आप अगर मैप से देखें, कोई भी मैप पे आप चले जाओ, कोई भी इमेज पे चले जाओ, तो आपको ये दिख जाएंगे सिल्क रूट्स जो होते थे। एकदम परफेक्ट तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो रेड वाला है ये सिल्क रूट हुआ करता था। ये ज़मीन के थ्रू जाता है जो। बाकी समुंदर वाले रूट्स थे, स्पाइस रूट। ये जावा, सुमात्रा, ये सब भी यहाँ तक भी जाते थे, बोर्नियो। इवन आपको पता होगा हड़प्पा मोहनजोदारो में पता लगा था कि अपने, इवन उस टाइम पे भी मिसिसिपी वगैरह उस उधर से भी बहुत सारे ट्रेड हुआ करते थे। बहुत दूर दूर तक के ट्रेड हुआ करते थे। यानी आज के टाइम पे जो ईरान इराक है वहाँ तक के भी अपने ट्रेड्स हुआ करते थे। वो सब ट्रेड यहाँ से पूरे चाइना से ट्रेड रूट चलता था, तो इसको हम बोलते हैं ये सिल्क रूट है, जो रेड वाला आपको दिख रहा है। इंडिया का भी सिल्क एंड साथ में चाइनीज सिल्क जो था वो काफ़ी फेमस हुआ करता था। एंड ये जो है ये स्पाइस रूट है। जितने भी जो ट्रेडिंग होती है, ये ट्रेडिंग यहीं से होती है। आज भी जो भी ट्रेडिंग होती है यहीं से होती है। आपने पढ़ा ही होगा। अभी भी ट्रेडिंग जो है घूम के नहीं जाते, ऐसा अफ्रीका घूम के जाना इन्हें 3 गुना ज़्यादा बड़ा रास्ता पड़ता है। इसीलिए जितने भी रूट हैं ये मेडिटेरियन सी के थ्रू होते हैं। स्विस कैनाल नाम की एक चीज़ आपने पढ़े होंगे, स्विस कैनाल पढ़े हैं कुछ थोड़ा बहुत। वो स्विस कैनाल यहाँ से ही है, तो इसके थ्रू पूरी ट्रेडिंग होती है आज भी। क्योंकि उतना पूरा घूम के जाना अफ्रीका से, ये प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप कोई भी डायग्राम्स देख सकते हैं। तो इसमें बेसिक सिर्फ सिल्क रूट ही बताया है, बहुत ही छोटा डायग्राम है तो ठीक है। बताने का मतलब है कि ये सब रूट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। एक्चुअली ये इनसेट से खोल रहे हैं ना अपन, इसीलिए छोटा आ रहा है। इसमें भी वही है, थोड़ा बहुत रूट आगे पीछे बता रहे हैं लेकिन है वही। सिल्क रूट और स्पाइस रूट जो है ये चलते थे।
सो ये रूट्स के बारे में आपको पहले बेसिक बताया है, कोई बहुत एग्जाम में पूछने लायक पॉइंट्स नहीं है, बस एक जानकारी दी गई है। सो वही दिया हुआ है। So archaeological evidences have shown that trade and commerce was the mainstay of economy of ancient India, carried out both by water, so पानी से एंड लैंड रूट्स, ये दो ही जगह से पहले ट्रेड होते थे। उस टाइम तो एरोप्लेन बना ही नहीं था ना, एरोप्लेन तो बाद में बनाया गया राइट ब्रदर्स के द्वारा। सो उस टाइम पे ये सब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। आज से अगर 100 साल पहले ही चले जाओ तो ये सब डेवलपमेंट नहीं था। आज जो भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं 100 साल के अंदर का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल। तो 150 साल के पहले ना इवन बिजली नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो बाकी सब चीज़ों की तो बात ही दूर की है। सो 150 साल में अपन ने खतरनाक डेवलपमेंट किया है। और पिछले 20-25 साल में देख लो तो इतना खतरनाक डेवलपमेंट हो गया है, मोबाइल्स वगैरह जो आए हैं। सो अभी अभी की चीज़ें हैं ये। सो पिछले 20-25 साल में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहले सिर्फ ये पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ था कि दूर दूर से लोग बात कर सकते थे, दूर से लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता था। सो सिर्फ ऐसा पुराने जो किताबें हैं उनमें देखने को मिलती थी, लेकिन रियल में ऐसा था नहीं कहीं। बट ये अभी आज सब कुछ संभव है। सो अपन आज इतने आगे बढ़ चुके हैं, और ये पिछले 100 से 150 साल में ही सब कुछ हुआ है। उसके पहले तक तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। इवन राजा महाराजाओं का ईरा देख लो आप। सो उस टाइम पे भी क्या होता था, सो राजा महाराजा पैलेस में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। सो उस टाइम पे भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था। सो ये पूरा डेवलपमेंट अभी अभी का ही है। इवन हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इवन एरोप्लेन्स थे ही नहीं, फ्लाइट्स वगैरह की बात ही नहीं थी। सो उस टाइम पे दो ही रूट्स हुआ करते थे, वो दो रूट से ही पूरी ट्रेडिंग होती थी। सो वही दिया है कि वाटर एंड लैंड, ये दो जगह से ट्रेड हुआ करते थे। सिल्क रूट क्या था वो बताया है पहले। सिल्क रूट वॉज एन एंशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स and helped in establishing commercial and political contacts of India with adjoining foreign kingdoms and empires of Asia and the world. दूसरा जो रूट था इसको हम बोलते हैं स्पाइस रूट, was used for the trade of spices and linked the east and west by sea. So जो समुंदर से जाता था मेरीटाइम रूट, इसको हम स्पाइस रूट बोलते हैं। और सिल्क रूट जो था ये जमीन के थ्रू लैंड से जाता था। Trade and commerce have helped India play a vital role in economic world in the following ways. During ancient times, Indians were the masters of the seaborne trade of Europe, Asia and Africa. और ये अपन इतने अच्छे तरह से इतने ट्रेड कैसे कर पाते थे, क्योंकि अपनी ज्योग्राफी इस प्रकार से है कि अपने यहाँ मानसून होता है, और मानसून के कारण अपन इवन साल भर में 3-3 क्रॉप्स कई बार निकाल लेते हैं। रबी खरीफ आपको पता ही होगा। सो बार बार आप उसी ज़मीन पे 2-3 बार क्रॉप निकाल सकते हो। सो कभी कुछ उगा रहे कभी कुछ उगा रहे। और उस टाइम पे जब डेवलपमेंट नहीं था, उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही सब कुछ था, और एग्रीकल्चर के लिए अपनी ज़मीन बहुत ही फेवरेबल है, इसीलिए अपन एग्रीकल्चर में बहुत आगे थे अपनी, है ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो अभी तो बहुत सारी जो उपजाऊ ज़मीन है पाकिस्तान चली गई, पर अभी अपन ने पानी बंद कर दिया है तो तकलीफ है उनके लिए। बट नहीं तो बहुत अच्छी ज़मीन जो है वो अपने यहाँ पे हुआ करती थी, और इसीलिए अपन उस टाइम तक के काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। सो क्योंकि वही मेन चीज़ थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद फिर हम थोड़ा पीछे होने लग गए, बट नहीं तो जब तक कि एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करता था, तो भारत की जो परिस्थिति है वो इतनी अच्छी है कि एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा अपन चीज़ें उगा सकते हैं। सो वही है, इसीलिए भारत की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती थी उस टाइम पे। ट्रेड एंड कॉमर्स हैव हेल्प्ड इंडिया प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक वर्ल्ड इन द फॉलोइंग वेज। पहले वही बताया, इंडियंस वर द मास्टर्स ऑफ द सी बोर्न ट्रेड ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ 18th century ऑलमोस्ट एवरी नेशन ऑन अर्थ ऑब्टेन्ड इट सप्लाईज ऑफ फाइन कॉटन। सो लगभग हर देश कॉटन और सिल्क फैब्रिक, साथ में स्पाइसेस, इंडिगो यानी नील होती है जो पहले यूज होती थी, जो आपके कपड़े वगैरह नीले इसमें डाल के साफ किए जाते थे। फिर शुगर, ड्रग्स यानी वो वाले नहीं, हाँ वो भी ऐसे कवर होते हैं, वो भी उस टाइम बहुत ट्रेड होते थे। सो जिसमें गांजा वगैरह टाइप के ड्रग्स हो गए, ये भी बहुत बिकते थे। तो अब तो बाद में लॉ बने ना, पहले तो लीगल ही था ये सब। सो गांजा वगैरह चलता रहता था, लोग पीते रहते थे। तो ये सब छी होता है, दूर रहो इनसे। बट ड्रग्स वगैरह इंक्लूडिंग दवाइयाँ भी ड्रग्स में आती हैं, और बाकी भी जो ड्रग्स होते हैं एक्चुअल ड्रग्स वो भी। फिर प्रीशियस स्टोन्स, फिर क्यूरियस वर्क ऑफ आर्ट,
ये सब भारत से जाते थे और बदले में हमको मिलता था सोना और चांदी। सो बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो थी ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन, सिल्क। सो इससे फिर फैब्रिक बन रहा है, स्पाइसेस, इंडिगो, शुगर, ड्रग्स। सो ड्रग्स भी एक प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही हैं। सो एग्रीकल्चर से ही आते हैं, जो भी आप गांजा वगैरह देखोगे अगर, सो लेके नहीं आना, बट एग्जाम्पल है, गांजा कैसे उगता है, तो झाड़ से ही आता है, वो झाड़ की पत्ती तो है वो। सो ये सब जो है ये ड्रग्स में आता है। अफीम वगैरह, अफीम की भी ट्रेडिंग बहुत होती थी उस टाइम पे। तो अफीम तो बहुत ही खतरनाक डिमांड में हुआ करता था पहले के टाइम पे। अब इलीगल है इसीलिए अब नहीं चलता, फिर भी भारत में कई जगह पे विथ लीगल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लाइसेंस देती है और अफीम की खेती होती है। सो अफीम, अपन भी जो खसखस खाते हैं वो अफीम का ही एक प्रकार है, अफीम के फूलों का पराग है वो। सो शायद आपको पता नहीं होगा। अफीम यानी वो एक झाड़ होती है, वो झाड़ से उसका रस जो निकलता है वो रस से अफीम बनती है, जिससे खतरनाक नशा होता है। और उसी के जो दाने होते हैं, जो फूल उगता है, फूल के जो पराग होते हैं, जो बीज निकलेंगे बाद में, वो खसखस है, जो अपन सब्जी में डाल के खा रहे मस्त है, वो ड्रग्स है। अपने यहाँ पे चलते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में दुबई आप लेके जाओ ड्रग्स, आप सिर्फ जेब में थोड़ा सा इतना सा खसखस लेके जाओ तो अंदर हो जाओगे सीधा। सो इलीगल है, ड्रग्स है। सो अपने यहाँ पे अलाउड है, लेकिन बहुत सारे देशों में इलीगल है, सीधा ड्रग्स में आते हैं। सो पॉपी सीड्स बोलते हैं उसका। सो ये भी एक प्रकार के ड्रग्स हैं। सो ज़्यादा खा लिए तो उससे भी नशा होता है। तो खैर, तो ये सब चीज़ें अपने यहाँ जो भी लीगली चलता है तो वो भी सिर्फ वो पॉपी सीड्स ही चलते हैं, बाकी के उसके जो अफीम वगैरह है वो नहीं चलता। सो अफीम उसके रस वगैरह से बनाते थे उसको काट के, अभी भी इसकी खेती होती है। आप राजस्थान तरफ चले जाओ, हरियाणा तरफ चले जाओ, तो वहाँ पे लीगली लाइसेंस देके उतने एक लिमिटेड क्वांटिटी में खेती उसकी अलाउड है अपने यहाँ पे। सो अभी भी ड्रग्स की भी चीज़ें बनती हैं। सो लेकिन वो फॉर कई बार दवाइयों के पर्पस के लिए बनेगी, ऐसा रोजमर्रा के कंजम्पशन के लिए नहीं है। गांजा लेके आए, बना रहे, पी रहे, वैसा नहीं। सो इलीगल है वो। सो प्रीशियस स्टोन्स एंड क्यूरियस वर्क्स ऑफ आर्ट, जो भी कला है। अब कला यानी जरूरी नहीं कि एकदम ये मोनालिसा की पेंटिंग ही होना, कोई भी चीज हो सकती है कला में। सो टोकनी बनाए वो भी एक कलाकारी है। सो अर्थन पॉट्स वगैरह ये भी कलाकारी होती हैं। सो कला में ये सब चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, और बदले में हमको मिलता था गोल्ड एंड सिल्वर। Period of 18th century was marked by substantial commercial activities and urban development. There were diverse types of coins. So विभिन्न प्रकार के coins हुआ करते थे, अलग अलग टाइप के, कहीं गोल्ड के, एक सिल्वर के। वेइंग प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हुआ करती थी। सो वेट वगैरह, मेजरमेंट ये भी ऐसे नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। जैसे आज अपन अगर सोना खरीद रहे हैं तो अपन ग्राम के हिसाब से खरीदते हैं, 10 ग्राम। उस टाइम तोला चलता था, 1 तोला, और वो 11 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है। अभी तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन ने 1 तोला को 10 ग्राम बोल दिया, बट वैसे वो उतना नहीं होता है। वैसे ही ज़मीन भी खरीदते बेचते थे तो वो बीघा के हिसाब से मिलती थी। अभी स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर चलता है, हेक्टेयर से चलती थी पहले। सो अलग अलग वेइंग प्रैक्टिसेस, मेजरमेंट टेक्निक्स, ये सब पहले के ज़माने में चला करती थी। सो बाद में अभी काफ़ी जगह यूनिफॉर्म हो गया, फिर भी अभी भी काफ़ी जगह अलग भी होता है। आप जैसे यहाँ पे अगर केला खरीदने जाओगे तो वो होगा दर्जन के हिसाब से। आप नॉर्दर्न साइड चले जाओ, वहाँ किलो से मिलती हैं चीज़ें। सो इवन आप केला खरीद रहे हैं, किलो से काट के देते हैं वो। हाँ, एक्चुअल में अभी भी फ़र्क है थोड़ा बहुत वेइंग प्रैक्टिसेस वगैरह में, बट फिर भी उस टाइम तो काफी ज्यादा था। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें ना, तो हम लोग बोलते हैं कि भारत जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा भारत था, लेकिन वो भारत जो था छोटे छोटे हिस्सों में ही था। ऐसा पूरा एक नेशन करके थोड़ी था पहले भारत। सो छोटे छोटे अलग अलग हिस्से थे, राजाओं के राज हुआ करते थे। कहीं मराठास का राज था, कहीं पे इनका निज़ाम्स का राज था। अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह पे राज हुआ करते थे। और इसीलिए ये स्टेट्स भी ऐसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे जैसे आज आपको देखने को मिलते हैं। सो ये महाराष्ट्र वगैरह ये सब तो बाद में बना। सो अंग्रेजों ने काफी कुछ बाइफरकेट किया था स्टेट्स को, बट उसके पहले तक तो ऐसा स्टेट भी बाइफरकेटेड नहीं थे। सो भारत जो था वो पूरा जोड़ के, इतने सारी चीजों को जोड़ के भारत बना था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना था। सो ये उस टाइम की बात हो रही है, 18th सेंचुरी, जब सब जगह अलग अलग प्रकार के कॉइन्स, अलग अलग प्रकार की वेइंग प्रैक्टिसेस चला करती थी भारत में। सो उस टाइम पे ये सब जो पॉइंट्स है हिस्ट्री के हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, और ऑलरेडी आपको पता भी है ये वाले पॉइंट्स, तो इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है। सो ये बेसिक पॉइंट। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम अपने आप चालू हुआ।
इसको हम बोलते हैं इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, उसको हम बोलते हैं इंडिजीनियस। सो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स ये अपने आप चालू हुए। बैंक ऐसे पहले नहीं हुआ करते थे फॉर्मल प्रकार से, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इस प्रकार से बैंक नहीं हुआ करते थे। पहले बैंक जो थे ना, ये एज इंटरमीडियरी काम करना चालू किए थे। सो इंटरमीडियरी क्यों? क्योंकि सोच के देखो, अगर बहुत दूर की कोई ट्रेड करना है, मुझे समझो यहां से भारत से गुड्स भेजना है। मान लो मैं यहां नागपुर में हूं, नागपुर से मैं गुड्स भेजना चाहता हूं दिल्ली में। यहां पे अगर मैं गुड्स भेजना चाहता हूं तो मेरा एक रिस्क है इसमें। इनको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है। एक सबसे बड़ा रिस्क है, आज मैंने अगर ये गुड्स भेज दिया और दूसरी पार्टी ने मुझे पैसा नहीं दिया तो, क्योंकि इससे मुझे पैसा लेना है, बट ये पैसा देगा कि नहीं देगा? आज मैं गुड्स भेज दूंगा और वो पैसा नहीं देगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। उस टाइम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इतने एडवांस नहीं थे, टेलीफोन तक नहीं हुआ करते थे। सो अगर मैं यहां से गुड्स भेज दूंगा और पैसा नहीं देगा तो मेरा लॉस। इसीलिए मैं गुड्स भेजने को डरता था कि इतने दूर गुड्स भेजेंगे, सो इतने दूर से अगर पैसा नहीं मिला तो वहां तक जाना, फिर रिकवरी करके लाना, यहाँ का सब छोड़ छाड़ के। एक दो दिन का काम भी नहीं था, ऐसा नहीं कि फ्लाइट में बैठे गए दिल्ली, दूसरे दिन वापस आ गए। सो वैसा भी नहीं होता था। सो काफी टाइम लगता था जाने आने में भी। सो महीना महीना भर लग जाता था वहां से जाके पैसे वगैरह वसूल करके लेके आना। और वैसे ही बी का भी एक रिस्क था। बी सोचता है अगर मैं पहले पैसे दे दूंगा और ये मुझे गुड्स नहीं भेजेगा तो उसका भी तो रिस्क है। उसने मुझे पैसे भिजवा दिया लेकिन मैंने उसको अगर गुड्स नहीं भेजा तो। सो यहाँ पे बहुत तकलीफ होती थी ये वाले जो ट्रेड्स होते थे करने के लिए। तो इसके कारण एक्चुअली एज अ ब्रोकर, एज एन इंटरमीडियरी बैंक का जन्म हुआ। सो बैंक्स जो थे ये क्या कौन थे उस टाइम पे? जो बड़े बड़े लोग थे, साहूकार, मनी लेंडर्स, जो इंटरमीडियरीज थे, इन लोगों ने इन दोनों के बीच का कनेक्शन बनाने का काम किया। सो दिल्ली वाला मर्चेंट क्या करता था, इसके पास पैसा जमा कर देता था और ये पैसा जब गुड्स पहुंच जाते थे आगे वाले के पास तो ये पैसा हैंड ओवर कर दिया जाता था टू ए। इस प्रकार से काम चालू होने लगा। इसके बीच फिर बैंक थोड़ा कमीशन ले लेता था और जब तक पैसे इनके पास है तो ये इसकी लेंडिंग के काम, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ये सब भी काम चालू करने लगे। सो बैंक अपने आप क्रिएट हुए हैं अपने आप। सो इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस का मतलब ये जो अपने आप बनता है, ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हुआ है। सो बैंक करके पहले से नहीं बनाया गया, पहला बैंक तो काफी बाद में बना था। समवेयर अबाउट 19th सेंचुरी में पहला बैंक बना था जो बैंक ऑफ कोलकाता नाम से बना था। आज उसको हम एसबीआई नाम से जानते हैं। सो ये पहले बैंक ऑफ कोलकाता था। सो आज एसबीआई बन चुका है वो। से बहुत पहले की बात हो रही है। उस टाइम पे बैंक्स ऐसे नहीं हुआ करते थे, मनी लेंडर्स होते थे, साहूकार होते थे। तो इन लोग कनेक्टिंग लिंक करके, इंटरमीडियरी करके काम करते थे, दोनों पार्टीज को कनेक्ट करके देना। ये एक तरीका था बैंक्स का। दूसरा एक और तरीका था गुड्स भेजने का जिसमें हम हुंडीज यूज करते थे या चिट्ठी या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है क्या आपको? थोड़ा बहुत बिल्स क्या होते हैं नहीं पता? पढ़े तो होंगे कहीं ना कहीं, 10th में होता है हल्का फुल्का सा। चलो मैं बता देता हूं। सो बिल्स क्या होते थे? एक गुड्स भेजने का दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है बैंक के थ्रू चले जाओ हम। सो बैंक है, बैंक के थ्रू हम लोग काम कर सकते थे, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है कि हम एक लेटर लिख के भेज दें। जैसे यहां से नागपुर में ए है, ये मिस्टर बी को गुड्स भेज रहा है न्यू दिल्ली में। गुड्स भेजते टाइम ये क्या करते थे, ये ट्रक ड्राइवर के साथ एक ऑर्डर लिख के भेज देते थे। इसमें ऑर्डर लिखा होता था। क्या लिखा होता था इसमें? इसमें लिखा होगा मिस्टर बी को भेज रहे हैं हम, तो उसमें लिखा होगा टू मिस्टर बी। उसमें लिखा होगा पे टू मी, मुझे पे करो, या पे टू ए। जितनी भी वैल्यू है, जैसे ये समझो 10 लाख रुपए के गुड्स हैं तो लिखा होगा 10 लाख रुपीज ऑन
डिमांड, जब मैं मांगूंगा तब मुझे पे करो, और ए इस पे साइन कर देता था। जब ये ऑर्डर जाता था बी के पास, बी क्या करता था, बी इस ऑर्डर के ऊपर साइन करके वापस भेजता था, ट्रक वाले के साथ ये वापस आता था। सो ये सेम ऑर्डर इसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें ए ऑर्डर दे रहा है बी को कि तुम मुझे पे करो जब मैं डिमांड करूंगा, और बी इस पे साइन करता था, और ये साइन करके लिखता था एक्सेप्टेड। जैसे इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पे करूंगा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता था। इसको हम उस टाइम पे हुंडी बोलते थे, आज इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। आज तो इनफैक्ट ये भी रिडंडेंट हो गया, उसका भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले के टाइम पे इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि पहले के टाइम पे जो पैसा हुआ करता था ना, पैसा ये ऐसा करेंसी नोट्स नहीं हुआ करते थे। सो उस टाइम पे कॉइन्स हुआ करते थे, और ये कॉइन्स को कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, और रास्ते में सेफ्टी नहीं होती थी, रास्ते जंगल से जाते थे, तो उस टाइम पे एक तो कहीं लूटपाट होने का डर, कोई डाकू वगैरह आ गए चोरी कर लिए, तो ये सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए बाद में क्या करते थे, ए और ए के जैसे बाकी के जो ट्रेडर्स होंगे, ये लोग ग्रुप बना के, जिसको गिल्ड्स बोलते थे, सो मर्चेंट्स लोग गिल्ड बना के ये लोग जाते थे, और दिल्ली में जिस जिससे रिकवरी करना है सबसे पैसा लेके ग्रुप में वापस आते थे ये लोग। सो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट करके काम आने लगा उस जमाने में। इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते थे। ये बिल, या फिर इसी को आसान शब्दों में, अगर ये लोकल लैंग्वेज में ड्रॉ होती थी, और जाहिर सी बात है पहले इंग्लिश में नहीं होती थी, पहले लोकल लैंग्वेज में ही ड्रॉ होती थी, तो इसको हम नाम देते थे हुंडी या चिट्ठी बोलते थे इसको। सो हुंडी या चिट्ठी ये एक डॉक्यूमेंट होता था, जो डॉक्यूमेंट को हम इवन ट्रांसफर कर सकते थे। कल चलकर समझो ए को किसी और से गुड्स लेना है, समझो एक्स से इसको गुड्स प्राप्त करना है, सो ये सेम हुंडी, जो हुंडी ऑलरेडी यहाँ पे दी गई थी, वो हुंडी ट्रांसफर कर सकता था, और इसके बदले में गुड्स प्रोवाइड कर देता था, और फिर एक्स जाके इससे पैसा क्लेम कर सकता था, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है कि पे टू मी, सो इसमें बाद में ए साइन करके एक्स को दे देगा, तो एक्स को राइट मिल जाता था पैसा रिसीव करने का। सो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता था, और इसको काफी यानी रिस्पेक्टेबल लोग दिया करते थे जनरली। और इसमें ऐसा होता था कि अगर हुंडी दी गई है तो इट इज सर्टन कि पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये हुंडी पे साइन कर देता और बाद में पे ही नहीं करता तो इसके बिजनेस ही नहीं होते थे फिर, क्योंकि लोगों ने फिर कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया होता उससे। सो डिफॉल्टर है अगर वो, तो इसीलिए हुंडीज प्रॉपरली यूज की जाती थी, जिसको बराबर पे भी किया जाता था, और इसके कारण जो दूर के ट्रेड थे ये सब चालू हुए। सो नहीं तो दूर के ट्रेड संभव ही नहीं थे उतने पहले के टाइम पे। अगर आप बात करें तो दूर के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड संभव ही नहीं थे विदाउट एन इंटरमीडियरी और विदाउट हुंडीज और चिट्ठीज। सो ये दो चीज आपको अब आगे बताई गई है। सो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, इंडिजीनियस का मतलब है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। सो इंडिजीनियस बैंकर्स कॉन्स्टिट्यूट द एंशिएंट बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको बताया मैंने कि इंडिजिनस बैंकर जो है, और अ बैंक इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल, जरूरी नहीं ये ऐसा बैंक रहे जैसा आज है, एक इंडिविजुअल को भी हम बैंक बोल सकते हैं, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो बैंक करते हैं। एक्चुअली वही काम आज बैंक बड़े लेवल पे करने लगे हैं। सो जो काम पहले ये इंडिविजुअल्स करते थे। और प्राइवेट फर्म्स, उस टाइम प्राइवेट फर्म ये काम करती थी, हु रिसीव्स डिपॉजिट, पैसा डिपॉजिट के रूप से ले लेते थे, और यहां से पैसा डिपॉजिट ले लिया इन्होंने, और फिर कुछ टाइम उसको यूज करते थे दूसरों से, और एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, उनको लेंड करना, और बाद में वापस भी किया जाता था। तो इस प्रकार से बैंक्स का जन्म हुआ धीरे धीरे। ठीक है। सो इंडिजिनियस यानी वही अपने आप जो बना है। सो ये लोग खुद से ही डिपॉजिट्स रिसीव करना, बाकी लेंडिंग ऑफ मनी, उधारी देना, ये सब चीजों में इन लोगों ने काम करना चालू किया। इनिशियली The metals were used as money due to high durability and divisibility। तो आपको पता ही है, ये भी आपने पढ़ा ही है, पहले बार्टर चलता था, बार्टर के बाद मेटल्स आए, मेटल्स के बाद कॉइन्स आए, वो कॉइन्स भी अलग अलग प्रकार के होते थे अलग अलग जगह पे, एंड उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स चालू हुए। डॉक्यूमेंट्स लाइक हुंडी और चिट्ठी were used to carry out transactions in which money passed from hand to hand। तो इसको ही मनी जैसे ही मान लिया जाता था, क्योंकि वो पैसे जैसा ट्रांसफर किया जा सकता था। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो मैं यही वाली हुंडी ट्रांसफर कर देता हूं दूसरे व्यक्ति को, तो इट इज एज गुड एज मैंने उसको पैसा दे दिया। बाद में
एक्चुअल में पैसा क्लेम करने वो बी के पास जाता था। सो इस प्रकार से हुंडीज जो थी, या इनको ही बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं आज के तारीख में, और चेक भी इसी का एक प्रकार है, जो चेक इशू करते हैं। अब कैसा है ना, अब धीरे धीरे ये चीजें रिडेंडेंट हो गई, क्योंकि आज अपने को ये फालतू लगता है, ऐसा लगता है क्या मतलब है इसका फालतू का, क्योंकि आज करेंसी नोट है, इतने आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। सो नोट्स के फॉर्म में आज पैसा रहता है, बट उस टाइम नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ दूसरी जो मेजर चीज थी कि उस टाइम पे ऑनलाइन बैंकिंग नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। आज तो ये बिल्कुल ही बकवास लगता है आज के टाइम पे टॉपिक, क्योंकि अब ऑनलाइन बैंकिंग है, डायरेक्टली आप उधर से गुड्स आए पैसा भेज दो। सो अब तो ये कोई काम का नहीं लगता है, बट उस जमाने में काफी इसकी वैल्यू थी, क्योंकि उस जमाने में इसके बिना ट्रेड होना ही संभव नहीं था। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये आज से 150 साल पहले की बात है, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, इवन ट्रक नहीं थे। मैंने ट्रक बनाया तो, बट ट्रक ऐसे नहीं होते थे। सो बनाया हूँ ट्रक, लेकिन वो बैलगाड़ी वगैरह इस प्रकार से जो एनिमल ड्रिवन कार्ट्स होते थे उसके थ्रू पूरे ट्रेडिंग वगैरह होती थी। सो उस जमाने की बात हो रही है ये, ठीक है। इवन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बना है, जो कानून बना है, ये भी 1881 का है, यानी आज से लगभग 150 साल पुराना कानून है वो। सो इतने पुराने कानून भी आज भी अप्लाई होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी ये बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये सब चीजें उसमें कवर होती हैं। सो हुंडी और चिट्ठी ये एक प्रकार से पैसे जैसे यूज होती थी। सो दे वर यूज टू कैरी आउट ट्रांजेक्शंस इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। हुंडी क्या था, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, अब आप पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। हुंडी एक प्रकार का अनकंडीशनल ऑर्डर है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर दिया गया है। सो एक व्यक्ति मिस्टर ए ऑर्डर दे रहा है मिस्टर बी को, मेड बाय अ पर्सन, किसने बनाया, अपने केस में मिस्टर ए ने बनाया, विच डायरेक्ट्स, जो डायरेक्ट कर रहा है अनदर पर्सन, मिस्टर बी को डायरेक्ट कर रहा है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, 10 लाख रुपए, टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन इन द ऑर्डर। सो जिसका नाम लिखा हुआ है, तो यहां पे मैंने आपको बताया ए ने खुद का नाम लिखा, पे टू मी। सो ये एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहलाता है। अगर ये इंग्लिश में बना है तो इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अगर यही लोकल लैंग्वेज में ड्रॉ किया जाता था, जैसे हिंदी वगैरह हो गया, सो इसको ही फिर हम लोग हुंडी बोलते थे। हुंडी का मतलब ही होता है टू कलेक्ट। उसका अगर संस्कृत वर्ड है, उसका अगर मीनिंग देखो तो टू कलेक्ट, पैसा कलेक्ट करने का राइट है वो, ठीक है। सो ये हुंडी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट करके चलने लगा बिजनेसमैन के बीच में। ऑफ कोर्स हर कोई नहीं लिखता था, क्योंकि हर कोई की हुंडी की वैल्यू नहीं होगी, बट जो बिजनेस के ट्रेड होते थे उसमें ये बहुत अच्छे से ट्रांसफर होता था, इजीली एक दूसरे को हुंडीज ट्रांसफर की जाती थी। सो हुंडी एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर कर रहा है और उसको डायरेक्ट कर रहा है कि तुम मुझे पे करो इतना इतना पैसा, और दूसरा व्यक्ति उस पर साइन करता था, उसको हम बोलते थे एक्सेप्टेंस। सो वो उस पर साइन करता था कि ठीक है मैं पे करूंगा। सो इस प्रकार से हुंडी और चिट्ठी का जन्म हुआ। सो ये पहले के टाइम की बात हो रही, बहुत जमाने पहले, तो इसी को हम हुंडी बोलते हैं। जो ऑर्डर है दिस इज हुंडी, ठीक है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है, समझा कि नहीं। सो थोड़े से पुराने जमाने की बातें हैं ये, तो थोड़ा आज ऐसा लगता है कि क्या बेवकूफ़ी है, काय को करते थे ये सब, लग रहा होगा आपको ये क्या फालतू का है, लेकिन करते थे। उस टाइम जरूरी था ना, उस टाइम कॉइन्स ऐसे नहीं होते थे, यानी करेंसी ऐसी नहीं होती थी नोट के फॉर्म में। आज तो आप गड्डी लेके जाओ, एकदम गड्डी यानी गाड़ी नहीं, पैसे की गड्डी जेब में रख के जाओ, इजीली आप कैरी कर सकते हैं, बट उस टाइम नहीं होता था। सोने में रहते थे, तो सोने का जो सिक्का है वैसे ही हैवी होता है, सबसे हाई डेंसिटी में से एक है, उसके सोने की वेट बहुत होता है, इतना सा आप सिक्का हाथ में उठाओ तो हैवी लगता है वो। सो बहुत हैवी होता था, उसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता था, और इस टाइप के ऐसे सेफ्टी भी नहीं थी। आज तो जेब में रखे चले, उस टाइम तो लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तो धोती में कहाँ रखेंगे सोने के सिक्के इतने सारे। सो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इसीलिए नहीं, एक्चुअल में ये बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था उस टाइम ट्रेड। अगर ये हुंडी और चिट्ठी नहीं होती या इंडिजिनस बैंकर नहीं होते तो दूर के ट्रेड ही संभव नहीं थे। आप खुद सोच के देखो, आप गुड्स भेजते थे क्या इतने दूर, अगर कोई बीच में इंटरमीडिएरी नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो। सो आप अगर बैंक है वो उस पर ट्रस्ट है, एक सेठ है वो सेठ बोल रहा है कि शर्मा जी आप गुड्स भेज दो, मैं गारंटी लेता हूँ आपको पैसा मिल जाएगा, तो फिर अपन गुड्स भेजते थे। तो वो दोनों के बीच में इंटरमीडिएरी करके काम करता है। सो ये बैंक जो होता था एक्चुअली दोनों के बीच में, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता था।
उस टाइम पे ये बैंक्स ऐसे इवॉल्व हुए और बाद में काफ़ी आगे चल के फिर ये बैंक जैसे आज आपको देखने को मिलते हैं वैसे चल रहे हैं। ये पहले के टाइम के जो बैंक्स हैं वो साहूकार वगैरह मनी लेंडर्स जो होते थे उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये बैंक ने एकदम फॉर्मल बैंक की बात नहीं हो रही। बैंकिंग सिस्टम मीन्स जैसे बैंक काम करता है उस प्रकार से ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम करते थे। ठीक है, अब हुंडी को भी नाम दिए हैं अलग अलग टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ कैसे वो चलती थी, उसका फंक्शन कैसे होता था, उस हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिए गए। एक बेसिक डिफरेंस होता है, एक हुंडी दर्शनी होती थी। दर्शनी का मतलब नाम से समझ रहा है, जब दर्शन देगी तब पैसा देंगे, तो दर्शन यानी ये हुंडी दिखाना पड़ता था हमको। सेम हुंडी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहले कचरा मिटा देता हूं मैं। ठीक है, और ये भी हटा देते हैं। मान लो ट्रांसफर नहीं किया, एक हुंडी है सिंपल, और ये हुंडी अगर दर्शनी हुंडी है दैट मीन्स मुझे पैसा लेने के लिए ये हुंडी लेके जाना पड़ता था, इसको ये हुंडी में शो करता था, ये हुंडी है। जब वो इसको देखता था उसके बाद वो मुझे पेमेंट करता था, इस प्रकार से ऑपरेट होती थी। ये हुंडी दर्शनी हुंडी है। उसमें हम बताएंगे उसको कि ये देखो हमने हुंडी लेके आए हैं तो हमको पैसा पे कर दो। इट इज पेएबल ऑन डिमांड, आप डिमांड करो उस टाइम पे आपको पैसा मिल जाएगा। तो आप ये लेके जाओ और उसको बोलो कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप मुझे पैसा पे कर दो। वो पे कर देगा। इसीलिए इसको हम नाम देते दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी पेएबल एट साइट। आप वो दिखाओ आगे वाले को, साइट का मतलब दिखाना उसको, और डिमांड करो पैसा तो आपको पैसा मिल जाएगा तुरंत। मोर ओवर इट इज नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हम चाहें तो आगे ट्रांसफर भी कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ हम खुद जाके पैसा लें, इसके बदले हम इसको एक्स को ट्रांसफर कर दें और एक्स जाके यहाँ पैसा क्लेम कर सकता है। बट उसको भी ये दिखाना पड़ेगा, एक्स जाके हुंडी दिखाएगा उसको और पेमेंट डिमांड कर सकता था। ये जो दर्शनी हुंडी है, अगर इसको हम दर्शनी बोल रहे तो इट इज पेएबल ऑन डिमांड। दो प्रकार की हुंडी होती थी, मेजर दो प्रकार। डिमांड यानी आप जाके पैसा मांगो और आपको पैसा मिल जाएगा, डिमांड पे होगी। दूसरी होती थी पेएबल आफ्टर अ टाइम, एक टाइम के बाद पे होगी। तो इसी के दो प्रकार होते थे। आज भी दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट पढ़ोगे आगे चल के लॉ वगैरह में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, तो आज भी दो प्रकार के होते हैं। एक पेएबल ऑन डिमांड, आप जाके बोलो मुझे मेरा पैसा चाहिए, आपको वो इंस्ट्रूमेंट दिखाना है और पैसा आपको मिल जाएगा, पेएबल ऑन डिमांड, इसको हम बोलते हैं दर्शनी। दूसरा होता था पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम, एक टाइम के बाद, इसको हम बोलते थे मुद्दती या मियादी। मुद्दत यानी क्या होता है? मुद्दत यानी टाइम। ठीक है, उसमें टाइम लिखा होता था कि पे टू मी आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद ए जाएगा और तब पैसा मिलेगा, वो डिमांड पे नहीं मिलेगा, उसमें जो टाइम लिखा है उसके बाद मिलेगा पैसा। इसको मुद्दती हुंडी या फिर मियादी हुंडी बोलते थे। आज भी दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा टाइम इंस्ट्रूमेंट। आज भी ये दो टाइप से चलते हैं। आपको हुंडीज वगैरह तो नहीं दिखेगी, बट आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जरूर दिखेंगे। इवन अकाउंट्स वगैरह में आप अकाउंटिंग करोगे तो एक ने बिल लिख के दिया है, उसके बदले में फिर गुड्स दिए हैं। ये बिल्स वगैरह, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से बिल्स ऑपरेट होते थे। ठीक है, अकाउंट्स में इसके बेसिस पे आज भी अकाउंटिंग आपको देखने को मिलती है। भले रियल लाइफ में बहुत कम जगह आजकल आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दिखते हैं, आज भी लेकिन दिखते हैं। आज भी जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन है विदाउट दीज डॉक्यूमेंट नहीं होते। क्योंकि आज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो अभी भी वो रिस्क है ही। मैं अगर यहाँ से, मेरा फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, उसको मैं यहाँ से गुड्स भेजूंगा, बट मुझे उस पर ट्रस्ट थोड़ी है, वो तो बयान ही बदलते रहता है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा, तो वहां से वो मुझे पैसा भेजेगा कि नहीं भेजेगा मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। मैं उसको गुड्स कैसे भेजूं? तो इसलिए आज भी बीच में एक बैंक आता है, एक इंटरमीडिएरी। तो आज भी जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना वो ऐसे ही होते हैं। इसमें जैसे मैं यहां इंडिया में बैठा हूं, मेरा फ्रेंड है ट्रम्प, ये यूएस में बैठा है। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है, किसी का नाम यूज कर रहे तो। मैं अगर यहां पे गुड्स भेज दूं तो ये जाएंगे शिप से,
आज भी जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है शिप से होते हैं, तो ये शिप से मैं गुड्स भेज रहा हूं, लेकिन ये मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा ये मुझे पता नहीं। हो सकता है पैसा देगा या फिर धोखा देगा। धोखा भी दे सकता है ना, कुछ भरोसा थोड़ी, ट्रम्प है वो। ये पैसा देगा कि नहीं देगा पता नहीं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, आज भी इसके बैंक के पास जाता हूं, मैं इसको बोलूंगा तुम बैंक से एक गारंटी या एक चिट्ठी लिखा के लाओ। वो क्या करेगा, वो अपने बैंक में, उसका जो बैंक है, समझो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इसके पास जाएगा, इससे ये एक चिट्ठी लेके आएगा, एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा। और ये बैंक क्योंकि इसका खुद का बैंक है, इसलिए वो बैंक को ट्रस्ट है इसके ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा कि आप इनको गुड्स भेज दो, हम गारंटी देते हैं कि ये पैसा देंगे। अब रुपीज नहीं होगा, डॉलर होगा। ये पैसा देंगे, और अगर इन्होंने नहीं पे किया तो हमारे पास इनका पैसा रखा है, हम उसमें से पैसा दे देंगे। ये रहता है एक ये डॉक्यूमेंट, इसको हम एक नाम और देते हैं। ये भी एक प्रकार की गारंटी होती है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है कि उसकी क्रेडिट है, उसके ऊपर ट्रस्ट है हमको, आप इनको गुड्स भेज दो। और अगर ये पैसा नहीं पे करेगा तो यहां से मुझे पैसा मिल जाता था। अल्टीमेटली बैंक वही काम कर रहा है जो यहाँ पे कर रहा था, कि दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा था। आज भी बैंक का एक मेजर काम यही होता है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस में दोनों पार्टीज को कनेक्ट करना, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा। मैंने यहाँ से गुड्स भेज दिया और उसने पैसा नहीं दिया तो उसको भी डर होगा, मैंने पैसा पहले दे दिया और इन्होंने गुड्स नहीं भेजा तो यहाँ तो दोनों अलग अलग देश है, तो कानून भी अलग अलग लगते हैं, झगड़े होने की संभावना होती है। इसीलिए ऐसे केसेस में फिर हमेशा एक बैंक बीच में आज भी आता है। बैंक आज भी एज एन इंटरमीडियरी बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करता है। ये एक डॉक्यूमेंट दे दिया है, चिट्ठी लिख के दे दिया है, तो ये चिट्ठी मेरे लिए एक प्रूफ हो गई कि हाँ ये पैसा पे कर देगा, और अगर नहीं पे किया तो इसका बैंक है जो मुझे पैसा पे करेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आज भी चलते हैं। तो यही अलग अलग टाइप की हुंडीज हैं। पहली हुंडी जो पेबल एट साइट है, तो इसीलिए उसका नाम है दर्शनी। दर्शनी का मतलब है वो दर्शन दोगे आप तो पैसा मिलेगा, यानी वो उसको दर्शाना है, आपको दर्शन देना है ना, आपको नहीं, आपको भी जाना पड़ेगा बट वो इंस्ट्रूमेंट दिखाना पड़ेगा। दूसरा मुद्दती, मुद्दत यानी टाइम। ठीक है, मुद्दत अपन बोलते ना, मुद्दतों से थी कुछ जरूरत, ऐसा। इस पे एक शायरी याद आई, चलो सुन लो। मुद्दतों से थी उनसे मिलने की आरजू, बहुत खतरनाक। मुद्दतों से थी उनसे मिलने की आरजू, ख्वाहिशे दीदार में सब कुछ गवा बैठे, किसी ने दी खबर वो आएंगे शाम को, इतना किया उजाला कि घर तक जला बैठे। एकदम खतरनाक। बस तो मुद्दत यानी टाइम, कई टाइम से थी आरजू कि वो आएंगे। मुद्दत, तो यहाँ पे हुंडी की बात हो रही, हुंडी मुद्दती है। दैट मीन्स एक टाइम लिखा है उसमें कि इतने टाइम बाद आप जाओ और पैसा मिलेगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट, मुद्दती और मियादी। इट इज पेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम, इसमें एक टाइम पीरियड लिखा रहेगा। जैसे कि ये डिमांड पे पेबल थी एट साइट, यहाँ पे टाइम लिखा होगा, उस टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा। इट इज अ टाइम बिल। बैंक्स जनरली प्रोवाइड लोन्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ सच हुंडीज। आप इसके बेसिस पे इजीली लोन ले सकते, तो ये मैंने लोन वगैरह भी बताया। आप इनको इजीली यूज कर सकते थे, हुंडीज कहीं भी ट्रांसफर हो जाती थी। इवन आप, जैसे मुझे इसमें लिखा है कि 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, बट मुझे अर्जेंट में पैसा चाहिए, तो मैं जाके बैंक में एक हुंडी रख दूंगा और इससे मैं लोन ले लूंगा। लोन्स भी इजीली मिल जाते थे इसके बेसिस पे, क्योंकि ये पेपर में लिखा है 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो बैंक सिक्योर हो गया कि 1 महीने बाद शर्मा जी को पैसा मिलेगा, तो अभी मैं लोन इसको दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो मुझे लोन दे देते थे और 1 महीने बाद जब पैसा आता था तो मैं उनको रीपे कर देता था। ठीक है, अब इनके ही और प्रकार, दर्शनी के कुछ प्रकार हैं। ये 4 जो प्रकार दिए आपको, ये दर्शनी हुंडी के ही प्रकार हैं। और फिर ये 3 जो बताए हैं, ये मुद्दती हुंडी के प्रकार हैं। मेजर क्लासिफिकेशन हो गया, हुंडी 2 प्रकार की होती है, एक दर्शनी और एक मुद्दती। फिर ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको मैं बता जरूर रहा हूं, एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना है इसको, कहानी जैसे आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं आता है, ये एकदम बेसिक जो पुराने जमाने में चीजें चलती थी वो है। ठीक है, एकदम कहानी जैसे दिया है, कहानी जैसे पढ़ो। वैसे भी हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ना होता है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट आता है, बाकी हिस्ट्री थोड़ी बोरियत भरी होती है। मेरे दादाजी कहा करते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सब सफा।
सो साफ हो जाती है, कितना भी पढ़ो सो साफ हो जाती है वो। एंड एक्चुअल में वही है, तो इसीलिए मैं आपको सिल्क रूट बता रहा हूँ ताकि आपको साफ ना हो, पता लगे कि हाँ ये सिल्क रूट ऐसा जाता था, स्पाइस रूट यहाँ से आता था। थोड़ा एक विजुअली देखा रहा तो विजुअल मेमोरी होती है, इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता था। ऐसे में हुंडी ऊपर ऊपर बताऊंगा तो कुछ समझेगा ही नहीं आपको कि ये क्या है। सो ये हुंडी हो गया, बैंक्स कैसे काम करते हैं, ये सब अपन जानबूझ के डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं ताकि वो इजीली आपको समझ में आए क्लियरली। ठीक है। सो ये मुद्दती और मियादी हुंडी दो प्रकार की, मुद्दती और दर्शनी हुंडी ये दो प्रकार की। अब दर्शनी में भी अलग अलग प्रकार की, एक थी धानी जोग। धानी जोग यानी जो धारण कर रहा है उसको, उसमें नाम नहीं लिखा होता था, जो भी धारण कर रहा है उसको पैसा मिलेगा। धारण यानी पहन के नहीं जाना है धारण कर रहा है यानी जिसके पास है। तो इसी में अगर समझो ये हुंडी है मेरे पास, इसमें अगर लिखा है पे टू ए तो ये एक हुंडी हो गई। और इसी में अगर मैंने ऐसा लिख दिया पे टू बियरर, जिसके भी पास ये रहेगा उसको पे कर देना, तो जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा उसको पे कर देना। सो बियरर को पैसा मिल जाएगा, उसमें नाम किसी का भी लिखने की जरूरत नहीं, जिसके पास भी हुंडी है उसको पैसा लेने का राइट है। इसमें लेकिन एक डर था कि चोरी हो गई तो तकलीफ हो जाएगी, सो इसमें नाम नहीं लिखा होता था, इसमें सिंपली लिखा होता था जो बियरर है, जो इसको धारण कर रहा है, धारक को पैसा दो। सो धारक जो भी होगा वो जाएगा बी के पास क्लेम करेगा और बी उसको पैसा पे कर देगा। सो इसको हम बियरर बोलते हैं आज के टाइम पे। इसको उस टाइम पे धानी जोग बोला जाता था। धानी जोग यानी जो उसको धारण कर रहा है। सो इट इज पेबल टू द बियरर। बियरर यानी जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, और द ओनर, जो भी वो डॉक्यूमेंट ले जाएगा, सो उसको पूछा नहीं जाएगा तुम कौन हो, सीधा सीधा उसके पास डॉक्यूमेंट है ना तो इसको पैसा मिल जाएगा। सो पेबल टू द बियरर ओनली। फिर सहाजोग। सहाजोग में नाम लिखा होता था एक बड़े व्यक्ति का, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन का, जिसको हम शाह बोलते हैं। तो ये सहाजोग जो है ये पेएबल टू अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो उस टाइम शाह करके एक बड़ी उपाधि मानी जाती थी, तो शाह जी को जो पेएबल होता था उसको हम बोलते थे सहाजोग। सो इट इज मेड पेएबल ओनली टू अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। इट इज ऑल्सो फ्रीली ट्रांसफरेबल बट इट इज नॉट पेएबल टू बियरर। इसमें बियरर नहीं, इसमें नाम लिखा होता था, जैसे पे टू ए लिखा है। सो ये ए लिखा है अगर तो ये बियरर नहीं है, ये सहाजोग हो गई। ठीक है। सो जो बड़े ट्रेडर्स होते थे उन लोग के नाम लिखे होते थे इसमें। सो बियरर को अगर पेएबल है तो धानी जोग, और सहाजोग एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को पेएबल होती थी। सो इट इज नॉट पेएबल टू बेयरर, ये बेयरर को इसमें पैसा नहीं मिलेगा। सो इट इज पेएबल ओनली टू अ रिस्पेक्टेबल पर्सन एंड नॉट टू द बेयरर। फरमान जोग। फरमान का मतलब है ऑर्डर। सो ये भी एक प्रकार का फरमान यानी सीधा सीधा ऑर्डर दिया कि इसको पे करो। इसमें एक प्रकार का नाम लिखा होता था, जैसे ए लिखा है तो इसने अगर खुद का नाम ना लिख के किसी और का भी नाम लिख दिया, जैसे उसने लिखा पे टू एक्स, पे टू एक्स, अगर उसने बोल दिया एक्स को पे करो, सो एक्स को ऑर्डर दिया है उसने, इसको ऑर्डर दिया कि किसको पे करना है, दूसरे व्यक्ति को एक्स को पे करना है। सो ये भी बेयरर को पेएबल नहीं है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऑर्डर पे पेएबल है। अब x इसको बाद में y के नाम से लिख सकता था, यहाँ पे a की साइन है तो यहाँ पे ये लिखता था पे टू y, और ये x साइन कर देता था, तो अब y को पैसा लेने का अधिकार होता था। जिस जिसको ऑर्डर दिया गया उसको पैसा लेने का राइट हो जाएगा। लेकिन ये बेयरर को अगेन ये भी नहीं पे होगी, तो इसमें भी बेयरर के नाम से पैसा नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट अपोजिट टू द धानी जोग। सो ये बेयरर नहीं है, पेएबल टू ऑर्डर है, तो धानी जोग का अपोजिट है, अपोजिट ऑफ धानी जोग। सो धानी जोग में जिसके भी पास है उसको पैसा मिलेगा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो व्यक्ति का नाम लिखा है या जिसको उसने ऑर्डर दिया है उसको पैसा मिलेगा, तो इसीलिए पेएबल टू ऑर्डर। फरमान का मतलब ही होता है ऑर्डर। सो ऑर्डर है उसमें कि इसको पे करो तो उसको ही पैसा मिलेगा एंड नॉट टू द बियरर। फिर वो किसी और को ऑर्डर देगा कि उसको पे करो तो उसको पैसा मिलेगा। सो इसमें हर व्यक्ति को ऑर्डर में लिखना पड़ता था। देखनहर। सो देखनहर ये जो भी व्यक्ति प्रेजेंट करेगा, ये भी बेयरर जैसी होती थी, जो प्रेजेंट करेगा उसको पैसा मिल जाएगा। सो एक ही है वैसे ही है। सो इसको एक धानी जोग बोलते थे कुछ एरिया में, और उसी को कुछ दूसरे एरियाज में देखनहर बोलते थे। सो इट इज ऑल्सो पेएबल टू बेयरर या प्रेजेंटर। सो ये भी बेयरर को मिलता है पैसा। ठीक है। फिर
अब सेम चीज ये दर्शनी में इतने प्रकार थे, वैसे ही सेम मुद्दती में भी धानी जोग। तो मुद्दती में सिर्फ टाइम रहेगा, ये ऑन डिमांड, मैं बियरर हूं, मैं जाके बोल रहा हूं मुझे पैसा दो तो मुझे तुरंत पैसा मिलेगा। ये धानी जोग लेकिन मुद्दती, यानी इसमें टाइम होगा कि जो भी व्यक्ति धारण कर रहा है उसको पैसा तो मिलेगा लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम। उसमें लिखा है 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो 3 महीने बाद जो भी व्यक्ति बेयरर है वो जाके क्लेम कर सकता है। सो है वही धानी जोग, मीन्स इट इज अगेन पेएबल टू any person and there is no liability over who received payment, but payment is made after a fixed period of time. So time रहता था, जबकि दर्शनी में टाइम नहीं है। दर्शनी कौन से हैं, तो ये डिमांड बिल है, सो टाइम वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें भी फरमान जोग, इट इज मेड पेएबल ऑन डिमांड और ऑर्डर अगेन आफ्टर अ फिक्स टर्म। तो ये है वही ऑर्डर बट आफ्टर अ फिक्स टर्म। तो फरमान जोग में ही अगर दर्शनी है तो ये भी पेएबल टू ऑर्डर बट ऑन डिमांड होगी। फरमान जोग अगर मुद्दती है तो पेएबल टू ऑर्डर बट आफ्टर फिक्स टर्म। ठीक है, तो है सेम ही लेकिन अलग अलग टाइप की है, दर्शनी है और मुद्दती है। वैसे ही जोखमी, जोखमी ये इंश्योरेंस के नेचर की होती थी, उसका नाम ही है जोखिम। सो जब गुड्स भेजते थे, अगर वो गुड्स प्रॉपरली पहुंचेंगे तब पैसा मिलेगा, नहीं पहुंचेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सो जोखमी थी ये। सो इट इज मेड अगेंस्ट द डिस्पैच्ड गुड्स। If goods are lost in transit, then the holder of हुंडी has to bear the cost and drawee carries no liability. पैसा देने की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि गुड्स पहुंचे ही नहीं तो क्यों पैसा देंगे। ठीक है, तो ये एक जोखमी हुंडी होती थी। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पुराने टाइम की चीजें हैं, बट फिर भी आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा। आप अगर गूगल वगैरह पे भी देखोगे तो आपको हुंडीज वगैरह दिख जरूर जाएगी अभी भी। पहले के टाइम की है ये हुंडीज। चलो खैर, आप लोग जल्दी में लग रहे हैं तो अगली क्लास में बता दूंगा थोड़ा। ये एक्चुअल हुंडी है एक, बॉम्बे प्रोविंस की, मंगूमल भगवान दास के नाम से। 6 आने के इसमें टैक्स भरा हुआ है, 6 आनाज। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।